हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके बीए क्लासेस में। मैं अंजलि मैम। बच्चों, हम लोग बीएचयू के बीएसएच 112 हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने पुनर्जागरण के 2 लेक्चर को कवर कर लिया है। जिसमें एक में हमने पढ़ा है लेक्चर फर्स्ट में अपने यूरोप में पुनर्जागरण का विकास कैसे हुआ, पुनर्जागरण क्यों हुआ, और दूसरे में हमने पढ़ा है पुनर्जागरण के क्या कारण थे, क्यों आखिर पुनर्जागरण करना पड़ा यूरोप में, या यूरोप में पुनर्जागरण क्यों होता है, इसका क्या कारण था, इसके बारे में बात की है। इसके बारे में डिस्कशन किया था हमने अपने दोनों लेक्चर में। तो आज जो हम बात करेंगे ये हमारा तीसरा लेक्चर है, और इसमें हम बात करेंगे कि जैसे हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि यूरोप में इटली से पुनर्जागरण आपका स्टार्ट हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इटली में पुनर्जागरण। यूरोप का ही देश है इटली, उसमें पुनर्जागरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, और यहाँ से पुनर्जागरण स्टार्ट हो रहा है। पुनर्जागरण का उद्भव यहीं से हुआ है, इटली के फ्लोरेंस नगर से। तो आइए अब बात करते हैं आज के लेक्चर में इटली में पुनर्जागरण के बारे में। क्या इटली में पुनर्जागरण क्या है? ये पेपर कोड BSH 112, ये है हमारा पेपर कोड, BHU का है ये। ठीक है बच्चों, देखिए पहले मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि इटली में जो है तो पुनर्जागरण की जरूरत क्यों हुई, और पुनर्जागरण कैसे इटली के या यूरोप के अन्य राज्यों तक पहुंचा है। तो देखिए पहले तो इटली में हुआ, पर इटली के बाद आपका वो स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी तक आपके पुनर्जागरण की जो लहर थी वो यूरोप के अन्य राज्यों में फैल गई। स्टार्ट इटली से हो रही है, धीरे धीरे इन राज्यों में, इन देशों में भी फैल गई, इन राज्यों तक पहुंच गई इटली की जो पुनर्जागरण की स्थिति थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मेन हेडिंग, मेन पॉइंट लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, जो आपको लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है वो चीजें मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आपको पता है ये बात। तो देखिए 1340 से 1515 ईस्वी तक, ठीक है, 1550 ईस्वी तक 200 वर्षों तक, ठीक है, पूरे 200 वर्षों में क्या हो रहा है इटली में कि असाधारण रूप से स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में विकास हो रहा है। बहुत तेजी से 200 वर्षों में इटली में बहुत तेजी से स्थापत्य में और आपके चित्रकला में और मूर्तिकला में, इन सब में बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये विकास ही जो है आपका हो रहा था, पहले भी हो रहा था, बट ये विकास बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा 200 वर्षों में। और ये विकास जो है ये आपके पुनर्जागरण को एक, आप कह सकते हैं, सहारा देगा, एक आपको एक सपोर्ट देगा पुनर्जागरण को, पुनर्जागरण की नींव का कारण बनेगा यही आपका जो है स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला का विकास। ठीक है, देखिए, और यही जो विकास है, यही जो है, यही वास्तविक सांस्कृतिक क्रांति थी। यही थी आपकी वास्तविक सांस्कृतिक क्रांति। ये जो सांस्कृतिक क्रांति है यही आपके इटली को आजाद कराएगी, या आप कह सकते हैं इटली में पुनर्जागरण को स्थापित करेगी। यही क्रांति आपकी, कौन सी? सांस्कृतिक क्रांति ही मूल कारण बनेगी आपके पुनर्जागरण का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यूरोप में पुनर्जागरण और यूरोप के देश इटली में पुनर्जागरण को आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, समझ? उसके बाद देख लीजिए क्या है, उसके बाद देख लीजिए यूरोप के वैचारिक तथा भौतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। यही जो आपकी सांस्कृतिक क्रांति है, यही क्रांति आपके, अब ये वो यूरोप का वैचारिक मीन्स, आप पुनर्जागरण क्या है, मैंने बताया था क्या है पुनर्जागरण। मानसिक जो स्थिति है उसमें जागना, मानसिक चेतना का विकास होना। दिमाग है, ज्ञान है, पर उस ज्ञान में वृद्धि होना। क्यों, वाई का क्वेश्चंस आना, व्यक्ति के अंदर आना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो है आपकी यही पुनर्जागरण है। तो क्या हो रहा है? वैचारिक और भौतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। भौतिक जीवन मतलब पहले समझ लीजिए वैचारिक क्या है, विचार करना, तर्क के बारे में बात हो रही है। किसकी? तर्क वितर्क की शक्ति इसमें आपकी, उनकी बढ़ा हो रहा है कह सकते हैं, या विकास हो रहा है कह सकते हैं। वैचारिक
क्रांति हो रही है, अपने दिमाग में उनके खुद उनका दिमाग बढ़ रहा है, जाग रहा है, एक तरीके का आप कह सकते हैं विकास कर रहा है उनका मस्तिष्क। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके आंसर को खोज रहे हैं। अब उनके साथ होने वाली ऐसी कोई भी घटना जो उनके लिए सही नहीं है, उस पर वो क्वेश्चंस उठाने के लिए अब वो सक्षम हो चुके हैं। वैचारिक रूप से वो अब समझ रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या हमारे लिए गलत है, ये उनके जीवन में अब होने लगा है। ठीक है, और उनकी इसी कारण से इसकी सोचने की शक्ति में जो उनके विकास हो रहा है, वही उनके भौतिक जीवन पे भी विकास कर रही है, और इसके कारण उनके भौतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, या कह सकते हैं आपकी प्रभाव पड़ रहा है। जब आप किसी से कुछ पूछने लगेंगे और आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ये अपने राइट्स अपने जब लिए अपने लिए कह सकते हैं आप राष्ट्रीय एकता मांगने लगे, ये लोग अपने लिए स्वतंत्रता मांगने लगे, तो इन्हें जब वो नहीं मिलती थी, तो आप कह सकते हैं जब जो मांगने लगे वो उनको जब नहीं मिलता था, तो ये उसके लिए क्रांति करते थे। और ये जो क्रांति थी आपकी, ये क्रांति इनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती थी, और सांस्कृतिक पुनरुत्थान सारे पश्चिम यूरोप में फैल गया। ठीक है, अब ये जो सांस्कृतिक आपका परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो विकास हुआ है स्थापत्य में, मूर्ति कला, चित्रकला में, ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान जो था आपके पश्चिम यूरोप में पूरी तरह से फैल गया, बहुत ही तीव्र गति पकड़ ली इसने, और ये आपका मूल कारण बना है इटली में आपके पुनर्जागरण का। ठीक है बच्चों, हाँ अब देखिए, इटली में पुनर्जागरण को अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण से पहले इटली की क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति थी इटली की, उसके बारे में बात कर ली। तो देखिए, इटली जो था उस टाइम पीरियड पे राजनीतिक रूप से क्या था, दुर्बल था। क्या था, दुर्बल था। राजनीतिक रूप से इटली बहुत दुर्बल था, कमजोर। इटली में राजनीतिक एकता का भी अभाव था। ये दो जो थे, ये आपके दो कारण जो थे आपकी, बहुत ही ज्यादा इटली में प्रॉब्लम थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इटली की। और जो भी इटली, मान लीजिए आप, बता दिया मैंने, राजनीतिक एकता का अभाव था। अब देखिए, यहाँ पे इटली में आपके दो बहुत बड़े, आप कह सकते हैं विचारक, या फिर आप साहित्यकार, कौन, दो बहुत बड़े साहित्यकार इटली में थे, जिन्होंने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी इटली में पुनर्जागरण को स्थापित करने में। तो उन दो जो आपके इम्पोर्टेंट इतिहास साहित्यकार थे, उन जो इम्पोर्टेंट साहित्यकार थे उनके बारे में देख लीजिए। पहला आपके जो थे वो थे आपके दांते, ठीक, और दूसरे जो थे आपके पेट्रार्क। दो थे, दो साहित्यकार। ये कौन थे आपके साहित्यकार, ये आपके साहित्यकार थे। इन्होंने अपने तरफ से इटली को में पुनर्जागरण को लाने में, या इटली को मजबूत करने में, इटली में आपकी सांस्कृतिक क्रांति को डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन दोनों ही इतिहासकारों ने। इसलिए इनका नाम जो है इटली के में पुनर्जागरण में सबसे पहले लिया जाता है। इटली में आपका जो है तो विभाजन हुआ था इटली में, वो बहुत सारे कारण थे, बट मोस्ट 4 कारणों को हम देखेंगे कि क्यों, क्या थी उस समय इटली की स्थिति। तो देखिए, पहली स्थिति जो थी उस समय इटली की, वहां पे आपको मैंने बताया था पोप जो था आपका, वो बहुत ज्यादा सर्वोपरि थी। पोप की सत्ता जो थी, कैथोलिक धर्म की जो सत्ता थी, वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा थी। वो अपने आप को प्रथम मानते थे, वो आम जनता को कुछ भी नहीं समझते थे, और वो नहीं चाहते थे कि इटली में राष्ट्रीय एकता का विकास हो। इसलिए उन्होंने इसे हमेशा दबाने का प्रयास
या कभी भी इटली में राष्ट्रीय एकता को उभरने नहीं दिया, जैसा कि अन्य देशों में हुआ था, आपके फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, वैसा कभी भी इन्होंने इटली में होने नहीं दिया। पोप ने ही अपने आप को सर्वोपरि रखा। इनका पता है इटली के मध्य में विशाल क्षेत्र पर इनका अधिकार था। पोप का विशाल क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर रखा था, जिससे वहां की जनता जो थी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही थी, बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो रही थी, बहुत ज्यादा वो कष्ट में थी। वो चाहती थी कि इटली में भी पुनर्जागरण हो। ठीक है बच्चों, सेकंड कारण आपका क्या था, आप देख लीजिए। सेकंड कारण क्या था? सेकंड कारण था आपका राजनीतिक दुर्बलता। क्या था? एक बहुत बड़ा वर्ग था जो राजनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा दुर्लभ था। पवित्र रोमन साम्राज्य के लोग थे, वो प्रबल थे, वो बहुत ही ज्यादा पवित्र रोमन साम्राज्य जो था आपका, ये जो थे पवित्र रोमन साम्राज्य जो था, ये अपने आप को प्रथम समझता था, और ये जो भी नियम कानून को बनाता था आम जनता को या वहां के लोगों को इसको ही मानना पड़ता था। अब इसको ना मानने के लिए जो नहीं मानता था उसे दंडित किया जाता था। तो ये जो नियम और कानून ये बनाते थे या जो भी, वो आम जनता को स्वीकार्य नहीं थे। ये भी आपका बहुत ही एक दयनीय स्थिति उत्पन्न करता था इटली में, जिसके कारण इटली में पुनर्जागरण की जरूरत आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा पड़ रही थी। ठीक है, फिर आप तीसरा देख लीजिए। आप तीसरा क्या कारण था? तीसरा है वो है व्यापारिक नगरों में अपरिमित समृद्धि। मतलब जो इटली था आपका, मैंने बताया था कि जब 1453 में कुसुंतुनिया का पतन हो गया तो जो व्यापारिक लोग थे वो इटली में आके बस गए। इटली में आके बसने का कारण था कि जो समुद्र मार्ग थे इटली में, वहां से बहुत ही अच्छी तरीके से सुगमता से व्यापार हो पा रहे थे, और व्यापार होने के कारण एक व्यापारिक नगरों में वहां पे जो नगर था इटली, वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो चुका था, बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, बहुत ही ज्यादा उनके पास धन था, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा वो इतनी ज्यादा थी कि उसमें युद्ध बहुत ही ज्यादा हो रहे थे आपस में। जैसे आप कह सकते हैं फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, ये सब राज्यों में इटली को लेकर प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई। क्या आ गई? प्रतिस्पर्धा। क्या आ गई? आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई, और यही भावना जो थी वो इटली को और भी ज्यादा दयनीय बना रही थी, इटली में पुनर्जागरण को और ज्यादा प्रेरित कर रही थी वहां पे होने के लिए। और चौथा और लास्ट कारण आपका जो था वो था आपका फोर्थ, आपके क्या है? इटली की समृद्धि के कारण उसे बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़ता था। इटली की जो समृद्धि थी उस टाइम में, वो आपके बाहरी आक्रमणों को इटली में निमंत्रित करती थी, कह सकते हैं आप, या उसी की समृद्धि के कारण इटली में बाहरी आक्रमण बहुत ही ज्यादा हो रहे थे। ऐसी थी पुनर्जागरण से पूर्व इटली की स्थिति। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। फ्लोरेंस नगर इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की आपकी शुरुआत हो रही है, जिसके लिए दांते को उत्तरदायित्व माना जा रहा है, या दांते के द्वारा इसको किया जा रहा है। ठीक है, आपके साहित्यकार है दांते। फ्लोरेंस नगर में मेडिसी वंश का राज्य था। कौन सी वंश का राज्य था? आपके मेडिसी वंश का राज्य था। और थर्ड देख लीजिए क्या है, 1449 से 1492 ईस्वी तक मेडिसी वंश का शासनकाल आपका चला है फ्लोरेंस नगर पे। ये मेडिसी वंश था जो आपका, ये बहुत ही ज्यादा सहयोगपूर्ण था। आपका इटली का राज्य है फ्लोरेंस नगर, क्या है आपके? इटली का राज्य है। इटली के अन्य अन्य राज्य थे जिसमें फ्लोरेंस नगर था, जो बहुत ही बड़ा दार्शनिक दृष्टि से आप कह सकते हैं, या साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से
बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। और फ्लोरेंस नगर, इसीलिए फ्लोरेंस नगर से ही आपके पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही है। और मेडिसी वंश जो थे वो आपके संरक्षक थे संस्कृति के या फिर आप कह सकते हैं चित्रकला मूर्तिकला के, ये आपके संरक्षक थे। मेडिसी वंश आपके संरक्षक थे। बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जो भी बच्चे बीएचयू 2023-24 के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर से जरूर आप सभी बता दीजिएगा, रिकमेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आरके बीए क्लासेस इस बार 2023-24 की एंट्रेंस प्रिपरेशन को लेकर के आपके साथ उपलब्ध है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारा सहयोग करेंगे, जितना हो सकेगा चैनल को शेयर करेंगे। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आरके बीए क्लासेस आपके लिए लाइव क्लासेस लेके उपलब्ध हो, तो आपके सामने आए, आपको लाइव पढ़ना है तो प्लीज जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर और हमें कमेंट करके इस बात को बताइए। जब आप कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे, तो हम आपके बीच में लाइव क्लासेस को लेके उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और जरूर से जरूर चैनल को शेयर कर दीजिएगा जिसे भी 2023-24 की तैयारी करनी हो एंट्रेंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।